आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। जब 1857 में गदर हुआ तो गदर के बाद अंग्रेज़ों ने कानून बनाए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। उन कानूनों का मकसद ये था कि हिंदुस्तान के भीतर जो लोग हैं उनके भीतर डर पैदा किया जाए, दहशत में रखा जाए और उनको सज़ा दिलवाई जाए। वैसी सज़ाएं जो नज़ीर बने और उनको देख करके लोग अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत ना कर सकें। देश में अपराधों को लेकर जो कानून थे उन्हीं काल के थे, यानी कि अपराध दर्ज करने से लेकर के अदालती फैसले तक जो अंग्रेज़ों ने लगभग 150 साल पहले बनाया, आज तक कमोबेश वैसा ही चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत हद तक उन कानूनों को बदल दिया है। कई नई धाराएं लाई, कई पुरानी हटाई, कुछ में संशोधन किए। पिछले 3 दिनों से इंडिया न्यूज़ इस पर लंबे शोज़ आपको दिखा रहा है। हमारा मकसद ये है कि नए कानून को आप ठीक से समझें, जो नए अपराध शामिल किए गए हैं या पुराने अपराधों को लीगली डील करने का जो नया तरीका अख्तियार किया गया है उसको जानें। आज हम बारी बारी से एफआईआर दर्ज करने से लेकर कोर्ट का फैसला आने तक जितने भी स्टेजेस हैं उनको आपके सामने रखेंगे। जो नई बातें इन कानूनों में शामिल की गई हैं उनको बताएंगे और हमारे आपके जो सवाल हैं उनका जवाब क्रिमिनल लॉ के माहिर वकीलों से जानेंगे। इसलिए हमारे साथ आज अर्ध सत्य में देश के नामी गिरामी वकील एपी सिंह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। नए कानून की कुछ मोटी और ज़रूरी बातें मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर आगे सिलसिलेवार तरीके से हम बढ़ेंगे। अब आप देश के किसी भी हिस्से में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आपके साथ कोई घटना हुई या आपका लगता है कि बटुआ कहीं चोरी हो गया है और उस इलाके में है जिस इलाके से आप निकले थे, आप दर्ज कहीं और भी करा सकते हैं। उसको ज़ीरो एफआईआर कहते हैं और ये ज़ीरो एफआईआर 24 घंटे के भीतर जो कंसर्न थाना है वहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर कोई आदमी देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और इसमें आर्थिक सुरक्षा भी शामिल है, यानी कि अगर नकली नोट, नकली करेंसी कोई बनाता है तो वह भी देश को ख़तरा पहुँचाता है, सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ ताकत का अगर इस्तेमाल करता है तो वह आदमी आतंकवादी माना जाएगा। इसकी सज़ा उम्र कैद से लेकर फांसी तक होगी। अगर कोई आदमी किसी सरकारी कर्मचारी पर काम करने या फिर नहीं करने का दबाव डालता है या आत्महत्या की धमकी देता है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर लेंगे, आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर लेंगे, इस तरह का दबाव या विरोध प्रदर्शनों में आत्महत्या, भूख हड़ताल करने वाले लोग कानूनन गलत माने जाएंगे, अपराध होगा उनके खिलाफ दर्ज। देश में माहौल बिगाड़ने वाली झूठी और भ्रामक खबरों को प्रकाशित करना भी अपराध माना जाएगा। बलात्कार के मामलों में अदालत के आदेश के बिना खबर छापना भी क्राइम है और 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब कोई आदमी अपनी पहचान छिपाकर धोखे से, झूठ फरेब करके किसी महिला से शादी करता है तो वह भी अपराधी माना जाएगा और इसके लिए उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है। यह जो झूठ फरेब करके शादियां हो रही थी उन पर अंकुश लगाने के लिए ये कानून लाया गया है जिसको आप लव जिहाद कहते हैं। 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर आजीवन जेल। 18 साल से कम उम्र की बच्ची माइनर है और पहले था कि 15 साल की से कम 15 साल या उससे कम उम्र की बच्ची के साथ अगर उसकी सहमति से भी संबंध ना बनाते हैं तो वो बलात्कार है, पॉक्सो लगेगा। अब उस उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ उसकी मर्जी से संबंध बनाना भी बलात्कार का कारण है, बलात्कार है और पॉक्सो लगेगा। जो महिलाएं थाने जाकर के एफआईआर दर्ज कराना नहीं चाहती हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की सुविधा होगी और 24 घंटे के अंदर कोई भी पुलिस वाला जाकर के ज़रूरी जानकारी उस महिला से लेगा। अगर गैर इरादतन किसी की हत्या हो जाती है, जाने अनजाने में हो गई, आपका इंटेंट ऐसा नहीं था कि आप उसको मारें, लेकिन हत्या हो गई
और आप भागते नहीं हैं, आप सहयोग करते हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, जांच में आप शरीक रहते हैं, तो आपकी सज़ा कम होगी। मॉब लिंचिंग यानी कि मिल करके 5 लोग या 5 से अधिक लोग मिलकर किसी आदमी को मारते हैं, जान से मार डालते हैं, तो मॉब लिंचिंग उसको माना जाएगा और फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है नए कानूनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। समरी ट्रायल में यानी कि रफ्तार में जो सुनवाइयाँ चलती हैं, इससे तेज़ी आएगी और माना यह जा रहा है कि 40% मामले सेशंस कोर्ट में ही ख़त्म हो जाएंगे। आज की तारीख में हिंदुस्तान में अदालतों में 5 करोड़ मामले पड़े हुए हैं, 5 करोड़। अब बारी बारी से सरकार ने जो नया कानून तैयार किया है, जिसको संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है, हम उसको समझते हैं। जैसे FIR, अब हम समझेंगे और अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जो बुनियादी सवाल आते हैं उनका जवाब जानेंगे। तो FIR, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी हिस्से में देश में जाकर के आप FIR दर्ज करा सकते हैं, 0 FIR, और केस जहां भी कंसर्न थाना है वहां 24 घंटे के भीतर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उस थाने से जो संबंधित थाना है वहां 24 घंटे के भीतर आपका केस चला गया। अब वहां से जांच पड़ताल का काम शुरू हो जाएगा। अगर आप थाना जाते हैं और कोई शिकायत दर्ज कराते हैं जिसमें पुलिस तहरीर करती है, तो पुलिस के ऊपर अब ये जिम्मेदारी होगी कि वह उस शिकायत की छानबीन करके अगर उसको लगता है कि मामला बनता है तो 3 दिन के भीतर FIR दर्ज करे। यानी कि आप गए, आपने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने कहा कि आप तहरीर लिख करके दे दीजिए, फिर आपको पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ उसका, वो कहीं फेंक दी जाती थी तहरीर आपकी, उसकी कोई सुनवाई नहीं। आप जाएंगे तो पूछेगा कि कब क्या, ऐसा नहीं है। अब आपकी तहरीर पर 3 दिनों के भीतर पुलिस थाने को फैसला लेना है। FIR दर्ज अगर नहीं हुई है तो उसको बताना होगा कि किस आधार पर उसने आपकी शिकायत को खारिज किया है। अगर कोई शिकायत ऐसी है जिसमें आरोपी को 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है, थोड़े गंभीर मामले, तब पुलिस के पास जांच पड़ताल करने के लिए और FIR दर्ज करने की खातिर 14 दिनों का समय होगा। वो 3 दिन से बढ़कर के 14 दिन हो जाएगा। इसके साथ पुलिस के लिए यह भी ज़रूरी होगा कि वह जिस आदमी को गिरफ्तार कर रही है उसके घर वालों को उसी समय बताए। अभी तक गिरफ्तारी के समय बताना कोई ज़रूरी नहीं, आपको बाद में पता चलता था कि अरे मेरा आदमी तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन गिरफ्तारी के समय पहली ज़रूरत यह है कि पुलिस बताए कि आपके घर परिवार के फलां आदमी को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। अब 3 दिन में FIR दर्ज करना ज़रूरी है, जैसा मैंने अब कहा, और 3 से 7 साल की सजा जिन मामलों में हो सकती है उसमें 14 दिनों के भीतर FIR। अब AP सिंह साहब, चूंकि हम अब ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं FIR से लेकर के और कन्विक्शन तक या डिसीजन वर्डिक्ट तक, बिल्कुल यह जो प्रोविजन रखा गया है, इस प्रोविजन से आम आदमी जो भी देश में आपको सुन रहा है, क्योंकि आप कानून के माहिर हैं, क्या फायदे हैं और उसके पास क्या अधिकार आ गए हैं? फायदे FIR से शुरू करते हैं जी, क्योंकि सबसे पहले तहरीर दी जाती है जी। होता क्या था, व्यक्ति को, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे अपॉइंटमेंट है, एंगेजमेंट है, कहीं ना कहीं उसे जाना है, नौकरी है, व्यापार है, बिजनेस है, कोर्ट, राजनीति है, सब। तो क्या छूट जाते थे मामले। अब तहरीर देने के बाद वो बेफिक्र है। पहले तहरीर देने के बाद उसे फॉलो करना पड़ता था। आईओ के साथ नंबर पता करो, थाने जाओ, ऑन उस पर पता करो, लैंडलाइन पे पता करो, फोन नहीं उठा। आदमी अपना एक्शन लेने से पहले खुद ही ऐसा लगता था कि वो दोषी बन गया, उसने अपनी शिकायत करके कोई अपराध कर दिया, और उसे फील, कई बार अच्छे लोगों को, हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल की अलग बात है, यहां पर हम उनकी बात कर रहे हैं जो आम आदमी है, जो हमारे देश का गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहता है। उसमें बहुत से ऐसे लोग जो पहली बार कंप्लेंट कर रहे हैं, पहली बार केस कर रहे हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है, कई ऐसे केस आते हैं, कई ऐसे मामले आते हैं। तो 0 FIR से ये फायदा है कि कहीं की कहीं बात सीधे पहुंच जाएगी, एक बात। दूसरी बात क्या होती थी, 0 FIR, आदमी झूठ बोलता था पहले, उसका पर्स पैसे चोरी हुए, आप समझिए पंजाबी बाग में, उसने देखे आके अक्षरधाम पे,
अब वो क्या सोचता था कि अगर मैं पंजाबी बाग बताऊं तो मुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा, और चोरी वहां हुई, उसके साथ वहां हुआ, निकाल लिया गया, पिक पॉकेटिंग हुई, छोटी बात मान लो। तो वो क्या कहता था, बस अक्षरधाम अभी अभी मेरे साथ हो गया। अब असली मुलजिम कहां है? पंजाबी बाग। एफआईआर कहां लिखी गई? अक्षरधाम। अब पुलिस कहां ढूंढ रही है? अक्षरधाम, आनंद विहार, सराउंडिंग, शाहदरा, निपट नहीं पाता। ये वो लेके बैठ गए, उनसे कोई पूछताछ नहीं, पता नहीं, मौज ले रहे हैं। क्रिमिनल जो रियल कल्प्रिट था वो बच गया, और यहां लोगों को अगर दबाव है तो झूठे बंद किए जाएंगे, तो न्याय मिलेगा। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। सिंह साहब, चूंकि अश्विनी दुबे जुड़े हुए हैं, आप दोनों इस देश के माहिर वकील हैं, क्रिमिनल केसेस को ठीक से जानते हैं, उसकी रग रग से आप वाकिफ रहते हैं। अश्विनी जी, महिलाओं के लिए भी एक मामला है कि अगर कोई महिला थाने में नहीं जाना चाहती है, एफआईआर दर्ज कराना चाहती है, तो डिजिटली एफआईआर दर्ज करा सकती है। पुलिस वाला 24 घंटे के भीतर उसके घर पर आएगा। जो महिलाएं अभी आपको सुन रही हैं, नए कानून के तहत उनकी जानकारी के लिए आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं जो नए कानून में है और उनकी सहूलियत का हिस्सा है? पहला जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि जस्टिस वोरा कमेटी की जब रिपोर्ट है, जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की, उन्होंने बड़े सारे परिवर्तन किए महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर। वो डिजिटल एफआईआर दर्ज कर सकती है, एक बड़ा सिग्निफिकेंट लैंडमार्क अचीवमेंट है, खास तौर से जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। साधारण महिलाओं के लिए डिजिटल एफआईआर कैसे करेगी? वो एक महिला जो घर पे है, वो घर में बैठे हुए जब अपनी कंप्लेंट जो है, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन में लॉज करेंगी, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन इमीडिएटली उसका संज्ञान लेकर के वो उस जगह पर पहुंचेंगे जो बताया हुआ एड्रेस, मोबाइल नंबर दिया गया होगा, और वहां पर आकर के वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो एफआईआर के रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब दो बातें हैं, अगर मान लीजिए कि वो एफआईआर जुरिस्डिक्शन बेस्ड नहीं है, यानी ऑफेंस कहीं और रजिस्टर हुआ, तो उस थाने को वो ट्रांसफर भी करेंगे। तो ये सारी बात जो पुलिस की, सरकार की अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है, और विक्टिम सेंट्रिक, विमेन सेंट्रिक जो कानून है, उस कानून को 2023 में नए तरीके से जगह मिले। इसलिए मैं राणा साहब आपको बात बताता हूं कि लॉर्ड मैकाले का जो कानून था वो ब्रिटिशर्स का जस्टिस सिक्योर करने के लिए नहीं था, वो रूल करने के लिए था। कॉलोनियल परसेप्शन था ब्रिटिशर्स को, मास्टर सर्वेंट एटीट्यूड था, उसको रिवैम्प करके अब जो कानून 0 एफआईआर आया, हर जिले और हर पुलिस स्टेशन में किसी महिला के संबंध में अपराधों को लेकर हर पुलिस स्टेशन में एक अलग से सेल बनाने की बात हुई। यौन हिंसा की पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। पीड़िता के माता पिता, अभिभावक मौजूद रह सकते हैं। कई मामलों में होता यह था कि विक्टिम की स्टेटमेंट के बिना ही केसेस जो है फाइनल रिपोर्ट लग जाती थी और अपराधी को छोड़ दिया जाता था, क्योंकि जो मास्टर्स होते थे, पॉलिटिकल मास्टर्स, उनका दबाव होता था। अब इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी बनी है। अब उसके अलावा बलात्कार, ताक झांक, पीछा करना, महिला के शील को भंग करने जैसे कृत्यों को अलग अलग कैटेगराइज करके डिफाइन किया गया है। और इसमें जो नया कानून है, ये नया कानून एक एक बात को डिफाइन करके उनको जो रियल मामले में स्पीडी जस्टिस है, स्पीडी जस्टिस देने की बात करता है। तो मैं समझता हूं वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में भी ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। इंडिया न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, ये पूरा शो आपकी जानकारी के लिए है, और इसीलिए हमने देश में जो कानून के माहिर वकील हैं उनको आपके सामने रखा है, यह बताने के लिए कि जो नया कानून आया है, जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स का, हिंदुस्तान के लोगों को डराने धमकाने और अपने राज को यहाँ बरकरार रखने की खातिर, उस रूल के तहत जो कानून बनाए गए थे वो गुलाम भारत की खातिर बनाए गए थे, आज़ाद हिंदुस्तान की खातिर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं, आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं, और ये सभी लोग मानते हैं कि यह जो बदलाव किए गए हैं, कानून जो नया है, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इंसाफ तक पहुंचने में आसानी होगी। एफआईआर दर्ज हो गई, दोनों हमारे मेहमानों ने बताया कि एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है। जांच शुरू हो जाती है, क्राइम सीन से लेकर के जांच और ट्रायल तक सभी स्टेजेस में टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है इससे एविडेंस मजबूत होंगे, साथ में जो आरोपी है और जो पीड़ित विक्टिम है, दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब एविडेंस जो है वो बहुत मजबूत है। जो एफआईआर होगी, पुलिस जो केस डायरी तैयार करेगी और जो चार्जशीट बनाएगी,
वहाँ से लेकर जजमेंट तक सभी डिजिटलाइज्ड होंगे, डिजिटल रिकॉर्डिंग हो सभी की होगी। सभी पुलिस थानों और अदालतों में एक रजिस्टर में ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह डिटेल्स जितने भी हैं वो रखे जाएंगे। पुलिस जब जांच करेगी और सबूत जमा करेगी तो उसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उसको करने होंगे। इसे मजिस्ट्रेट के सामने भी उसको रखना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सज़ा जितने भी अपराध उसमें आते हैं उनमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट के ज़रिए क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन मस्ट होगा। आप समझिए कि कोई भी ऐसा अपराध है जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा का सज़ा हो सकती है तो फॉरेंसिक एविडेंसेस होंगे और उन एविडेंसेस को जब आप गैदर करेंगे तो उसकी वीडियोग्राफी भी करनी पड़ेगी। ऑडियो वीडियो जो प्रूफ्स हैं वो जमा करना, फॉरेंसिक डिटेल्स लेना और उनको केस के साथ रिलेट करना, केस डायरी तैयार करना, ये एक बहुत मजबूत आधार बनता है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक समेत सारे एविडेंस जमा किए, केस डायरी तैयार की और फिर बारी आती है चार्जशीट की। तो पहले 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होती थी, लेकिन ये कहते हुए जांच चलती थी कि इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन और वो सालों तक केस लटका रहता था। अब नया कानून ये कहता है कि 90 दिनों के भीतर, 60 से 90 दिनों के भीतर अमूमन चार्जशीट आपको दाखिल करनी होती है। अगर किसी केस में 90 दिनों की मियाद आपको पार करनी है तो कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, आपको वहाँ से ऑर्डर लेना पड़ेगा और फिर आपको 90 दिनों की मियाद मिल सकती है। अधिक से अधिक 180 दिन यानी कि 6 महीने के भीतर आपको अपनी चार्जशीट दाखिल करनी है, केस चाहे जितना क्रिटिकल क्यों ना हो, कितना टफ भी क्यों ना हो। तो अब ये टाइम बाउंड जो चीज़ें मूव कर रही हैं, इससे जो वर्डिक्ट डिलीवरी है वो आसान हो जाएगी। अब मैं अपने मेहमानों के साथ आना चाहता हूँ। एपी सिंह साहब जी, ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ एविडेंसेस है जी, और रिकॉर्ड पे जितनी भी चीजें आप रख रहे हैं उसका भी डिजिटलाइजेशन होगा और जितनी भी प्रूफ्स हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी। इससे कोर्ट में वकील के लड़ने और अपने मुवक्किल के हक में इंसाफ दिलाने में कितनी सहूलियत होगी? अब होता क्या है, अभी तक बहुत से केस गवाही के अवाहों में छूट जाते थे। जजमेंट हाई कोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट, यही कहते थे तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुल्जिम को बरी किया जाता है। तमाम सबूत, तथ्य, गवाही अब वो डिजिटली होंगे, अब उनको मना नहीं कर पाएंगे। डिफेंस के लिए अब थोड़ा मुश्किल होगा एक्यूटल कराने के लिए केस को, क्योंकि अब उन चीज़ों को तोड़ना, क्रैक डाउन करना, डेंट करना उस एविडेंस को मुश्किल। इसका मतलब क्या हुआ? न्याय मिलेगा, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलेगा। अगर अपराधी है तो उसे दंडित होना चाहिए। पहले क्या था, कई निर्दोष भी लोग अपराधी बन जाते थे और उनको दंड मिल जाता था, असली दोषी बच जाता था। तो क्या था हमारा कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें परिवर्तन आएगा। अब दोषी जो असली होगा, जो डिजिटली सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, क्राइम सीन, ये सारी चीज़ों से गुजरेगा। डिजिटली एविडेंस होगी, वो हटेगी नहीं, वो टूटेगी नहीं, वो खत्म नहीं करेगी। अभी क्या होता था, 20 साल मुकदमा चला, 10 साल मुकदमा चला, 10 साल बाद, 15 साल बाद आईओ की एविडेंस हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गवाही पे आया। अब वो तो भूल चुका होता है, वो रिटायर हो चुका होता है, अब तो उसे विभिन्न बीमारियां लग गई, परेशानियां लग गई, अपनी समस्याएं लग गई। अब वो केस याद करे, पढ़े, रीमेमोरी करे या फिर गवाही दे, तो इसका फायदा मुल्जिमों को मिलता था। यानी कि समय बीतने के साथ साथ केस में बहुत सारे मामले जो थे वो ढीले पड़ जाते थे और जो मजबूत सबूत के तौर पर चीज़ें थीं वो भी समय के साथ साथ ख़त्म होती चली जाती थी। अश्विनी जी, एक चीज़ मैंने देखा है कि अब दोष सिद्धि के लिए यानी कन्विक्शन के लिए सबूत ज़रूरी होगा, ये लिखा जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एविडेंसेस हो गए, आपने रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज कर लिया है। जैसे निठारी कांड है, निठारी कांड में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही रहे, एविडेंस नहीं मिले। आफ्ताब ने 35 टुकड़ों में अपनी गर्लफ्रेंड को काट के फेंक दिया, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पूरी तरीके से किसी आदमी को कन्विक्ट कराने में नाकाम साबित हो जाएंगे? कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की वैलिडिटी अदालतों में कंसीडर की जाती है।
श्रद्धा के केस में जो परिस्थिति थी राणा साहब, वो श्रद्धा के केस की परिस्थिति ऐसी थी कि वो रह रही थी उसके साथ, और उसने एक पुलिस कंप्लेंट भी वहां किया था। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन ये इस्टेब्लिश करती है, और पुलिस कंप्लेंट इस्टेब्लिश करती है कि जो आफताब है वो जो है उस क्राइम में इन्वॉल्व था। तो वो अदालत की कसौटी पर जो खरा उतरने की बात वो होगी। लेकिन कुछ केसेस में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की चेन, जैसे आपने निठारी कांड में कहा, वो इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस जो पहले का इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक था। यानी जो प्रोसीजरल फेयरनेस थी, जो एक सेंट्रल रोल प्ले करना चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसका अभाव था। जो कोहेरेंट वैल्यू सिस्टम था उसका अभाव था, क्योंकि वो मॉडर्न कॉमन लॉ से रिकॉन्साइल नहीं कर पाता। अब दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर फाइलें, स्मार्टफोन, लैपटॉप, जो मैसेजेस हैं, वेबसाइट हैं, लोकेशन डाटा, डिजिटल उपकरण, ये मेल, ये पुराने से लेकर आखिरी समय तक तमाम वो चीजें ऐसी होंगी जो इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 जो अभी का हमारा भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है उसके मुताबिक जो बना है, वो निश्चित तौर पर पहले की जो दंड देने की व्यवस्था थी अब के न्याय देने की व्यवस्था में परिवर्तित हुई है। मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते बड़े शिद्दत के साथ कहना चाहूंगा कि लॉर्ड मैकाले का जो इंडियन पीनल कोड था वो दंड के सिद्धांत पर आधारित था, और भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो क्रिमिनल लॉ का अमेंडमेंट है या नया जो कानून है वो न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ये एक बुनियादी बात है, मुझे लगता है कि इसको इस देश के लोगों को सुनना चाहिए कि दंड का विधान नहीं, न्याय का विधान। तो जो नया कानून है वो इंसान को इंसाफ दिलाने की खातिर तैयार किया गया है। मेरे साथ हिलाल अख्तर साहब भी हैं, आप देश के जाने माने वकील हैं। हिलाल साहब, ये चार्जशीट का जो मामला है कि 90 दिनों के भीतर आपको चार्जशीट फाइल करनी ही होगी, वो री इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे मामले आपने भी देखे होंगे, सालों साल तक चार्जशीट फाइल ही नहीं होती थी। इससे आपको लगता है कि केस जो है स्पीडी होगा और जो वर्डिक्ट है वो जल्दी आएगा? देखिए, मैं पहले तो इनकी दुबे साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अब पहले जो था वो ड्यूटी था, अब जो है वो न्याय दिलाने वाला है, इसको थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ाता हूँ। ये रिफॉर्मेटिव भी है। रिफॉर्मेटिव वे ये है कि समाज की सेवा करने की का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। जहां तक चार्जशीट की बात है 90 डेज पे, मैं समझता हूं कि इससे बहुत स्पीडी ट्रायल होगा, और क्योंकि 90 डेज में चार्जशीट फाइल करनी है और 14 दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को उस पर कॉग्निजेंस लेना है। अल्टीमेटली अगर जो आदमी नहीं, जैसे पुलिस अगर काम नहीं करेगी तो उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी है, तो स्पीडी ट्रायल होगा, इससे बहुत हालात बदलेंगे मैं समझता हूँ। मैंने जो है होल मैं जर्नल जो मैंने देखा है इस कानून को, तो एक तो सबसे बड़ी चीज इसमें इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो हमारा पहले कॉलोनियल लॉ था, फिर स्टैंडिंग एंड प्रोवाइडेड जो चीजें थी, तो उसको आसान बनाया गया है जिससे कि एक आम आदमी भी उसकी भाषा को समझ सके। दूसरी चीज उसमें आई है कि जो पहले सिर्फ दंड देने का एक मकसद था, लेकिन अब उसको न्याय दिलाने का मकसद है और इसको रिफॉर्म भी किया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस कानून में सिर्फ इंसाफ की बात नहीं है, इसमें सुधार की भी बात है। कई सारे प्रोविजंस हैं जिनका जिक्र मैं भी करना चाहूँगा। अगर कोई भी आदमी पहली बार अपराध करता है, मेरे नाम से कोई अपराध नहीं है, कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ, अगर पहली बार मेरे नाम से कोई केस दर्ज होता है और उस आदमी ने जो अपराध किया है, जो उसके खिलाफ धारा लगी हुई है, उस धारा के तहत फर्ज कर लीजिए कि 3 साल की सजा या 2 साल की सजा होती, 1/3 उसने जेल में काट लिया क्योंकि तारीख नहीं आ रही है, जमानत नहीं हो पा रही है। 1/3 अगर उसने जेल में काट लिया है तो वो जमानत का हकदार है। कोई विचाराधीन कैदी है और उसने आधी या 1/3 सजा पूरी कर ली है, तो जेल सुप्रिटेंडेंट को, अदालत को लिखना है कि इस आदमी के खिलाफ सजा ये हो सकती है, इतना काट लिया है, उसको जमानत मिल सकती है। हाँ, अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिली हुई है और वह विचाराधीन है, जैसे लोअर कोर्ट ने कहा कि इसको फांसी देते हैं और हाई कोर्ट में अपील करके गया है, तो विचाराधीन कैदी है, उसको नहीं रिहाई मिलेगी। लेकिन बाकी तो यह जो मामले लगातार बढ़ते हैं, जेलों में लोग बेइंतहा ठूंसे जाते हैं, अदालतों में चक्कर काटते रहते हैं घर परिवार के लोग, एक बार कोर्ट का चक्कर लग गया तो जीवन बर्बाद हो जाता है। इस तरह के हालात अब बहुत हद तक सुधर जाएंगे। मैं एपी सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ
मेरे गांव में भी ऐसे हैं जी। कि बहुत आपस में झगड़ा हुआ, पुलिस आई, एक उठा के लेके चली गई, उसने कोई धारा डाल दिया, उस आदमी को साल, 1.5 साल, 2 साल लग गए, वो बाहर ही नहीं आ पाया, जबकि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। 2 घरों के बीच में लाठी डंडे चल गए, पकड़ के पुलिस लेके चली गई और वो अंदर चला गया। इस तरह के मामलों में आदमी की रिहाई या उसको रियायत कितनी मिल रही है नए कानून के जरिए? नहीं राणा साहब, आप पत्रकारिता के क्षेत्र के बहुत बड़ा नाम है और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, नीचे से कहाँ क्या प्रभाव होता है। और आपकी डिबेट भी इस बात को द्योतक है कि हर व्यक्ति को न्याय की सुविधा अपने देसी शब्दों में भी कैसे मिल सकती। वो पढ़ेगा, आएगा ला, तब तो अलग, उसको वकीलों से पूछेगा, लेकिन एक लेमैन भी लॉमैन बन जाए, आपका प्रयास है। निश्चित तौर पर जो फर्स्ट ऑफेंडर, पहली बार अपराध हुआ, उनको हम लोग अभी बेल में भी लिखते हैं, चाहे दुबे जी हों, चाहे अख्तर साहब हों, सभी लोग हम लोग लिखते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ऑनरेबल कोर्ट मंगाती है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं, तो रियायत तो देती है, राहत तो देती है, लेकिन अब उसमें कानूनी रूप से उसे राहत मिलने का अधिकार होगा। पहले कई पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गए, मीडिया ट्रायल हो गए, तो उनमें प्रभावित हो जाती थी माननीय अदालत भी, चाहे फर्स्ट ऑफेंडर हो, लेकिन अब इसमें काफ़ी बदलाव आया है और उसमें परिवर्तन आएगा और इससे लोगों को हार्डकोर क्रिमिनल नहीं बनना पड़ेगा, उन्हें जेल से जल्दी निकल आना पड़ेगा। जेल में रहते रहते, चाहे कोई एक मुकदमे में है, अब वो ज़्यादा रह लिया तो उसका अभ्यस्त हो गया, हैबिचुअल हो गया, वो जेल में ही रहने का, फिर जेल में अन्य अपराधियों से मिलता है तो उनसे दोस्ती होती, मित्रता होती। कितने अपराधी ऐसे हैं जो जेल में रह के बड़े अपराधी बने और बाहर अपराध कराए और उन्होंने करवाने का काम किया। इस तरह से भी ये चल रहा है, एक व्यवस्था हो गई, जेल से ही अपराध नियंत्रित किया जा रहा है बाहर, तो इन सब पर भी उससे नियंत्रण रहेगा, लगेगा। कंट्रोल लगेगा। अश्विनी जी, चूंकि मैं रिफॉर्मेटिव कानून की बात कर रहे हैं हम लोग, एक मैंने देखा कि गैर इरादतन हत्या का मामला है कि मैं गाड़ी से जा रहा हूं और कोई आदमी मेरी गाड़ी से दब गया, उसकी मौत हो गई और मैंने उसको उठाया, मैं अस्पताल ले गया, पुलिस को मैंने फ़ोन किया, मैंने बुलाया, ऐसे मामलों में, और मैं भाग गया। पहले क्या था कि ये दोनों स्थितियां मेरे लिए एक सी, या तो मैं उसको इलाज के लिए ले जाऊं, उसको बचाने की कोशिश करूं, या मैं मौके से भाग जाऊं। दोनों में 10 साल मैक्सिमम सज़ा मुझे हो सकती है। अब यह कोई आदमी किसी आदमी को बचाने की कोशिश करता है या फिर इंटेंशनली उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी कि वो उसको मार ही दे, ऐसा वो जाहिर करता है, तो उसकी सज़ा में रियायत है। ये रियायत कितनी और कैसी हो सकती है? देखिए, हिट एंड रन के केस में अब ऐसे देखिए कि पहले जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने 304 एक इंडियन पिनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में लाया था, जिसमें कि डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, और उस नेग्लिजेंस में वो तमाम ऐसे कारक मौजूद थे कि गाड़ी पर मोटर चढ़ा दो या चलते चलते ट्रेन से धक्का दे दो। तो ऐसे जो है डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, जब तक कि कल्पेबल होमिसाइड या गैर इरादतन हत्या नहीं उसमें साबित होती है, तो 2 साल तक की सजा थी। बेलेबल ऑफेंस था, थाने से जो है गाड़ी जमा कर लेते थे और उस व्यक्ति को जमानत दे देते थे। बड़ी विषमता ये रही साहब कि आईपीसी 77 बार अमेंड की गई, लेकिन टेररिज्म को, कल्पेबल होमिसाइड को, गैर इरादतन हत्या को, गाड़ी से कुचल देने को क्रिमिनल, मेजर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया। इवन कि 1971 में 42वीं जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, बड़े उसने सुधार की बात की, लेकिन कहीं नहीं लगा। दूसरा, अगर आप देखिए तो इंडियन पिनल कोड बना 1860 में, पुलिस एक्ट बना 1961 में, एविडेंस एक्ट बना 1872 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना 1880-81 में, सीपीसी बना 1908 में, कॉन्स्टिट्यूशन 125 बार अमेंड हुआ, लेकिन इंडियन पिनल कोड में टेररिज्म की परिभाषा कभी नहीं आई, और जबकि इतना बड़ा ऑफेंस था। व्हाइट कॉलर ऑफेंस की परिभाषा, टाडा, पोटा, यूएपीए, समय समय पर स्पेशल लेजिस्लेशन आए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की परिभाषा कभी नहीं, इसे परिभाषा क्या आई? धारा 144, जिसके तहत अनलॉफुल असेंबली को अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कर दिया कि आप ज्यादा लोग नहीं होंगे, जिसके लिए फ्रीडम फाइटर्स जो है जेल गए। राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह, हिट एंड रन जैसे केसेस में अगर कोई व्यक्ति अपना बोनाफाइड इंटेंट साबित करता है और विक्टिम अस्पताल लेकर जाता है
बचाने की कोशिश करता है और उसके जो थॉटफुल जो उसका व्यू अप्रोच होती है उस पर अगर अदालत संज्ञान लेते हुए पाती है कि सही है तो उसको कम सजा होगी। पेटी ऑफेंसेस, घर में घुसना, 3 साल तक की मारपीट करना, 3 साल तक की जिसमें सजा थी, उसमें लगता था मैजिस्ट्रेट को किसको आगे बढ़ाना चाहिए तो ठीक है, और नहीं अगर लगता है कि इस नेचर का ऑफेंस नहीं तो सामुदायिक सेवा करके उसको छोड़ देना। पहली बार आतंकवाद को भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा रिवोल्यूशनरी स्टेप है। और एक और बात आखिरी, देखिए जस्टिस मालिवत कमेटी की रिपोर्ट आई, जस्टिस वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश सिंह के केस में वेरियस बहुत सारी रिकमेंडेशन बात की, लेकिन कभी उसमें परिवर्तन नहीं हुए। इसलिए इसकी आज की तारीख में विक्टिम सेंट्रिक लॉ की जरूरत थी और मैं समझता हूं कि जिसका इस सरकार ने बड़ा बखूबी काम किया है। और अख्तर देश साहब के लोगों बहुत जेन्युइन है, आप लोगों से बात करके एक मतलब बहुत दिलचस्प है आपसे बात करना भी, चूंकि आप लोग लगातार अदालत में इसी तरह के मामले लेकर जाते हैं, जूझते भी हैं, अपनी दलीलें देते हैं, अपने मुवक्किल के हक में फैसला लेने की कोशिश करते हैं। अश्विनी जी ने एक बुनियादी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो 1950 में बना वो 125 से अधिक बार संशोधित हो गया। ये IPC CRPC एविडेंस एक्ट जो है ये लोहे की जंजीर बना रहा। ये कारण क्या है? आप इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट मानते हैं या कुछ और? देखिए, आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी। जिस दिन अकल आ जाए उसी दिन मैं सवेरा मान लेता हूँ। आज ये अमेंडमेंट आया है, मैं इसको वेलकम करता हूँ और इसमें बहुत सारी चीजें जैसे मॉब लॉन्चिंग के बारे में है कि पहले इसको बड़ा लाइटली लिया जाता था कि मतलब उसको साबित करना इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अब इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। टेक्नोलॉजी को शामिल किया है, टेक्नोलॉजी की तमाम एविडेंसेस को माना जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो सही मुल्जिम होगा निकल के भाग नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें, इस कानून में देश को सबसे ऊपर रखा है। उसका रखने का मकसद ये है कि अगर आप देश के खिलाफ कोई बात करते हैं तो फिर आपको नहीं बख्शा जाएगा। आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आते हैं उस पर। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो इस कानून में नए सिरे से रखी गई हैं या डिफाइन की गई हैं, वह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और मैं अपने तीनों मेहमानों से पूछूंगा कि इस नए कानून को आप 10 में से कितना नंबर देते हैं आखिर में। तो जो पुरानी IPC थी, जिसको भारतीय न्याय संहिता हम कहते थे, उसकी 511 धाराओं में से 358 धाराएं रखी गई हैं, 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों में जो जेल की कारावास की सजा है वो बढ़ाई गई है, जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है। जो नए कानून हैं अब हम उनका जिक्र आपके सामने कर रहे हैं, उनमें एक है आतंकवाद, जिसका अभी जिक्र करते हैं अख्तर साहब। कानून कहता है कि जो भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा भी आती है, या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से या खतरे में डालने की कोशिश करता है, या देश या विदेश में लोगों के बीच आतंक पैदा करने, फैलाने का इरादा रखता है, बम, डायनामाइट, एक्सप्लोसिव्स, जहरीली गैसें, इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, किसी व्यक्ति को मारता है या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, नकली करेंसी उसकी तस्करी है, यह सारा काम है और आतंकवाद के दायरे में आता है। कैटेगराइज किया गया कि दिस इज टेररिज्म और इसकी सज़ा पैरोल के बिना आजीवन कारावास या फिर फांसी तक है। अब मैं सिंह साहब आपके पास, कोई आदमी सड़क पे है और उसने जैसे पार्लियामेंट में आप घुस गए, आपने एक गैस वहां छोड़ दी, इस तरह के मामलों को अब आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल करेंगे? हाँ, नहीं, अभी भी किया गया, UAPA लगाई गई जी, उसी में माना गया, UAPA लगाई गई क्योंकि वहाँ सांसद बैठे थे। अगर उसमें साइनाइड की गैस होती, अगर उसमें साइनाइड होता और वो पाउडर होता, हार्ट पेशेंट होते हैं कितने लोग उम्र दराज, वहाँ कुछ भी हो सकता था, मौतें हो सकती थी। तो आपने ऐसा अपराध कारित 1 साल प्लान बनाते रहे, प्लान के साथ फ़ोन बाहर सौंप दिए, फिर उसके बाद एंट्री की, रैकी की गई, आपने जो माननीय सांसद थे उनका भी दुरुपयोग किया, आपने संबंधों का दुरुपयोग किया, आपने विश्वास के साथ धोखा किया और पास बनवा के आपने एंट्री की। देश के लिए खतरा, देश के लिए सुरक्षा, देश के संवैधानिक सिस्टम पर हमला,
तो ऐसे अपराधों को और सख्ती से निपटा जाएगा और पैरोल इसमें नहीं होगी, जिससे कि अपराधी बाहर आके खुलेआम घूम के दिखावा करता था कि हाँ मैं तो आ गया। अश्विनी जी, हाँ, एक सवाल मैं कर रहा हूं कि ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं करूं, ये करेंसी, फेक करेंसीज, पहले क्या था कि नकली नोट के साथ आदमी पकड़ा गया तो कौन सा कानून उसके ऊपर लगता था, कौन सी धारा लगती थी? आज की तारीख में आतंकवाद हो गया। अगर आप नकली नोट बना रहे हैं, नकली नोट का धंधा कर रहे हैं, तो फिर आप आते हैं आतंकवाद के दायरे में और आपको मौत की सज़ा भी हो सकती है। तो पुराना जो प्रोविज़न था नकली नोटों के धंधे का और अब जो है, इन दोनों में कितना फ़र्क है? देखिए, अब तो बड़ा ही क्लियर ये ऑफेंस हो गया कि अगर कोई व्यक्ति जिसका आतंकवादी गतिविधियां, जरूरी है को आतंकवादी गतिविधियां किसी व्यक्ति की मौत से संबंधित, अगर आप फाइनेंशियली भी देश की सॉवरेनिटी के साथ इकोनॉमिक फ्रॉड करते हैं, तो वो आतंकवाद की श्रेणी। जैसे पाकिस्तान की बड़ी सारी ब्लैक मनी वहां प्रिंट होती थी, हमारे भारत में सर्कुलेट होती थी, बहुत सारा ऐसी चीजें थी कि लोग ब्लैक मनी का पूरा कारोबार करते थे। तो वो देश की व्यवस्था के खिलाफ, देश की एक जो सेटल्ड गवर्नमेंट है उसके एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे, तो वो देश के खिलाफ ऑफेंस था। तो इस कानून में बड़े ही अच्छे तरीके से जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का अपना कानून है, जिसमें कि ब्राइबरी, ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी, disproportionate assets, tax evasion, money laundering, profiteering, grain hoarding, food adulteration, human drug trafficking, black marketing, cheating, mischief, forgery, dishonest misappropriation of property, criminal breach of trust, dishonestly inducing delivery of property, cheating by personation, concealment of property, falsification, benami transaction, fraud, corporate fraud, capital fraud और forensic fraud जैसे होते थे, वो सबको स्थान मिलते हुए देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के खिलाफ ऑफेंस, देश की ऐसी व्यवस्था जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में कारक भी सिद्ध होते हैं। जैसे आप देखिए कि कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे, नहीं था, लेकिन उनका सबका सब जो है इस तरह के कारोबार में संलिप्तता पाई गई थी जो अदालतों में विचाराधीन। उसके लिए इसी क्रिमिनल लॉ में लेकर के आए। एक मिनट के लिए, क्योंकि आपने कहा कि नेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भारत की आर्थिक सुरक्षा के साथ धोखाधड़ी या दगाबाजी भी आतंकवाद है। अगर एक आदमी है, उसके यहाँ 400 करोड़ कैश की बरामदगी होती है और वो एक तरीके से आपने टैक्स इवेशन का मामला बनता है। मनी लॉन्ड्रिंग, कोई एक नेता है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार होता है, क्योंकि कानून जो है वो लीगल इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा मामला भी है। तो क्या इन सब लोगों को भी आतंकवादी कहा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उसमें परिस्थितियां हैं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हवाला के थ्रू विदेश से पैसा लेकर के उसको अवैध संपत्ति को वैध बनाता है, विदेश से पैसा लेता है, जैसे पीएफआई जैसे जो संगठन है जो विदेश से पैसा आता है और जिनकी पूरी मनी ट्रेल पकड़ी गई, वो निश्चित तौर पर। लेकिन टैक्स एवेजन एक ऐसा मामला नहीं है जब तक कि कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने से संबंधित कारण और उसके इंग्रेडिएंट्स और वो नहीं मिलते हैं जो साक्ष्य हैं, तो उसको नहीं होता। इसको कैटेगराइज, इसीलिए इस कानून में उसको कैटेगराइज किया गया। कि आज जो मेरा शो है वो जितने भी सवाल रास्ते में आएंगे उनका जवाब मैं अपने दर्शकों की खातिर आप लोगों के जरिए देने की कोशिश करूंगा। बदले हुए जो कानून है इनमें महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को भी रखा गया है। पहले 15 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ उसकी सहमति से संबंध बनाना भी रेप और पॉक्सो, इस उम्र को 15 साल से लेकर के 18 कर दिया। 18 साल से कम उम्र की बच्ची के लड़की के साथ अगर आप उसकी सहमति से भी संबंध बनाते हैं तो ये पॉक्सो है, ये बलात्कार है। नाबालिग लड़कियों से गैंग रेप में पॉक्सो के तहत केस दर्ज होगा। 18 साल, 16 साल और 12 साल की उम्र की बच्चियों से रेप पर अलग अलग सजाओं का प्रावधान कर दिया गया है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि सहमति से अगर आप संबंध बनाते हैं तब भी अब 18 साल से कम उम्र की बच्ची है तो वो रेप है। मैं अख्तर साहब आपके पास आ रहा हूं। नए कानून में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी गरिमा और उनकी सहूलियत की खातिर कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं? सिंह साहब, अख्तर साहब से शायद ये
अच्छा हो गया है जी। 18 साल की उम्र, पहले 15 साल में जो थी बात, अब वो 18 साल पर लागू हो गई है। इसमें क्या आजीवन जेल और यौन शोषण और पॉक्सो को सख्त बना दिया गया है। जस्टिस वर्मा की जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद उन्होंने बहुत रिफॉर्मेशन दिए, संसद चली, रात में संसद चली और उस पर बना कानून। जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पर पॉक्सो और ये सब चीज़ें आई, स्पीडी ट्रायल आया, फास्ट ट्रैक कोर्ट आई, स्पेशल कोर्ट आई, स्पेशल पीपीआई, स्पेशल आईयूआई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद भी अपराधों पर हम नियंत्रण नहीं कर पाए। फांसी की सजा दी, सब कुछ किया, और लेकिन अपराध बढ़ते चले गए। इसलिए इसी बात को विधि निर्माताओं ने, कानून निर्माताओं ने, हमारे देश के माननीय सांसदों, लोकसभा राज्यसभा के बैठ के सोचा कि इस पर क्या किया जाए और कैसे किया जाए नियंत्रण। तो उन्हें लगा कि 18 साल से कम उम्र के हर बच्ची के साथ, वो बच्ची है जब वो मतदान नहीं कर सकती, बालिग नहीं है, तो उसके साथ किया गया दुष्कर्म होगा और उसमें सजा का प्रावधान कठोर होगा। अभी क्या था, 15, 16, 17 की एज को रिलैक्स मान लिया जाता था, बेल में भी, ऑफेंस में भी ये माना जाता था। लेकिन इसके साथ बस यही है कि लोग इन धाराओं को जो कठोर कानून बनाए दुरुपयोग ना करें, मिसयूज ना करें। ये भी आपके चैनल के माध्यम से खतरा रहता है, ये खतरा रहता है, मिसयूज जब ना हो, आप दुरुपयोग ना हो। एक वर्ग विशेष की बेहतरी, उसकी सुरक्षा, उसकी गरिमा की खातिर कानूनी जो प्रावधान है मजबूत करते हैं, तो कभी कभार उनका दुरुपयोग होता है और फिर बेकसूर लोग भी घसीटे जाते हैं। यह बात भी ध्यान रखने की है। 16 साल से कम उम्र की जो लड़की है, अगर रेप की सज़ा है, रेप होता है उसके साथ, तो 20 साल की सज़ा है। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सज़ा का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची अगर है, उसके साथ रेप होता है तो 20 साल की जेल हो सकती है या मौत की सज़ा भी उसमें हो सकती है। 18 साल से कम उम्र की लड़की से रेप पर उम्र कैद या फांसी हो सकती है। गैंग रेप में 20 साल या उम्र कैद की सज़ा होगी। 18 साल से कम उम्र की लड़की से रेप माइनर कैटेगरी में रखा गया है। यौन हिंसा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के मामलों में, यौन हिंसा में पीड़िता को सुने बगैर केस की वापसी नहीं होगी। अश्विनी जी, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने रेप विक्टिम को नहीं सुना है तो केस विड्रॉल नहीं हो सकता? देखिए, बिल्कुल, इसलिए क्योंकि पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 173 थी, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान चार्जशीट फाइल करने की परमिशन देती, तो उसमें यह भी था कि अगर पुलिस को लगता है कि ऑफेंस कारित नहीं हुआ है तो पुलिस उसमें फाइनल रिपोर्ट बना देती थी। तो कई बार उसके अब्यूज और मिसयूज होते थे। अब जो है, चूंकि विक्टिम की कंसेंट, विक्टिम सेंट्रिक लॉ हो गया है, तो विक्टिम की कंसेंट ऐसे केसेस में जरूरी है ताकि विक्टिम को सुना जाए। तो ये जो हमारा महिलाओं के प्रति जो पहले उदासीन रवैया था, उसको उदासीन के बजाय एक सशक्त और सजग जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, ऐसा प्रयास किया गया है। अब देखिए, लूप होल्स होते हैं। हम पॉजिटिविटी की तरफ अगर ओवरऑल जाते हैं तो पॉजिटिव इंटेंट अगर हम देखें इसमें, समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले किसी लड़की या महिला के साथ बलात्कार है, वह मामला चल रहा है, तो यह अधिकार क्या पुलिस के पास होता था कि जांच पड़ताल करने के बाद, छानबीन करने के बाद वो मानती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्लोज कर दे। अब ऐसा पुलिस नहीं कर सकती है। यह उस लड़की या पीड़िता के पास आ गया है कि जब तक उसका कंसेंट नहीं है, वो कन्विंस नहीं है, तब तक आप मुकदमा वापस नहीं ले सकते। हाँ, नहीं, पहले भी क्वेश्चनिंग में कंप्लेनेंट को, विक्टिम को और कंप्लेनेंट को जो FIR करती थी उसको बुलाया जाता था, ऑनरेबल हाई कोर्ट क्वेश्चन करती थी। आज भी छोटे केस हों, 498, 406 हों, बेलेबल ऑफेंस हों, उनमें भी क्वेश्चन करते समय पीड़ित को, कंप्लेंट को बुलाने का प्रावधान है। अब भी उसमें सख्ती से निपटा जाएगा, उसमें सख्ती होगी और सख्त कानून के आधार पे होगा। पहले मर्जी थी, कई बार लोग नहीं करते, फॉरेन में चले गए, वो सेटल हो गए, वहाँ अटॉर्नी दे दी है, इस तरह से हो जाता था। अब आते हैं ये जो फॉरेन में जाकर सेटल हो जाना है। जो नया कानून बना उसमें जो नए प्रोविजंस है, उसमें भगोड़ों के लिए प्रोविजन है, जैसे दाऊद इब्राहिम जी। तो कोई भी ऐसा अपराधी जो देश के बाहर जाकर के पनाह लिए बैठा हुआ है, उसके खिलाफ मुकदमा इसलिए नहीं चलता था क्योंकि अदालत में वो पेश नहीं हो सकता था। वो नहीं है तो ना केस चलेगा, ना केस दर्ज होगा और ना मुकदमा उसके ऊपर चलता है। अब अगर ऐसा आरोपी 90 दिनों के भीतर प्रोड्यूस नहीं होता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, उसको सज़ा होगी। अगर कोर्ट ने उसको फांसी दे दी, आजीवन कारावास दे दिया, तो वो उसका आधार बनेगा उस देश से हिंदुस्तान लाने का कि
मेरे यहाँ का ये अपराधी है, इसको मेरी कोर्ट ने सज़ा दे रखी है, इसलिए इसका एक्स्ट्राडिशन किया जाए या इसको डिपोर्ट किया जाए। ये सिंह साहब कितना मजबूत प्रोविज़न है? ये काफ़ी मजबूत है। हाँ, इससे क्या फर्क? और इसमें जो आर्थिक अपराधी थे, हज़ारों करोड़ के फ्रॉड करके वहाँ घूमते दिखते थे, वहाँ बीच पे घूम रहे हैं, लंदन में घूम रहे हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उन लोगों पर दंड की प्रक्रिया टाइट होगी, क्योंकि अब न्याय दिखेगा। क्योंकि उनके आर्थिक अपराध की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, बैंक का सिस्टम बिगड़ा, हमारे यहाँ रोजगार के साधन कम हुए, बेरोजगारी फैली। हम जिन्हें एम्स बनाते हैं, हम IIT बनाते हैं, हम कॉलेज बनाते हैं, हम विद्यालय बनाते हैं, हम लोगों के लिए अस्पताल बनाते हैं, लूट के लेके चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। हमारा बजट खराब हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हुई, और वहां वो मस्ती मार रहे हैं। पहले मेरे पास 1.5 मिनट बचे हुए हैं, एक ब्रीफ में आपको सुनाना चाहता हूं। जो नया कानून होगा, चूंकि संसद के दोनों सदनों में पास हो गया, राष्ट्रपति की मुहर लगते हुए कानून में आ जाएगा। अदालत में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकेगी। 0 FIR देश में आप कहीं भी रजिस्टर करा सकते हैं। सर्च और जब्ती जो भी होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी। कुर्की का आदेश कोर्ट देगा, पुलिस खुद नहीं करेगी। दोष सिद्ध करने के लिए पुलिस को सबूत पेश करना होगा। 3 साल तक की सज़ा वाले मामलों में समरी ट्रायल होगा। 4 फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा। 7 साल से अधिक सज़ा वाले केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट ज़रूरी होगी। फैसला 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा वर्डिक्ट के आते ही। और यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता को सुने बगैर केस की वापसी नहीं होगी। अश्विनी जी, यह जो पूरा नया दंड विधान आपका है, जिसको आप न्याय विधान कह रहे हैं, इसको 10 में से कितना नंबर आप दे रहे हैं और कौन कौन से इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं आप? देखिए, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में पहले बात करते हैं राणा साहब। ये डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करेगा। वायलेशन जो होता है ह्यूमन राइट्स को, उसको रोकेगा। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे सेपरेटिज्म, टेररिज्म, नक्सलिज्म, रेडिकलिज्म, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, किडनैपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन जैसे ऑफेंसेस को प्रिवेंट करेगा। ह्यूमन सिक्योरिटी को फ्लरिश करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को फ्लरिश करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो संविधान है, जो स्ट्रेंथन करता है इनइक्वालिटी, इनजस्टिस के खिलाफ जो एक समाज में परिवर्तन आना चाहिए उसको, तो वो मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही अच्छा। और एक और बात, ये फॉरेन एड्स और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिसेबिलिटी लाई जाती है कंट्री में, उसको भी रोकने। मैं समझता हूं कि इसको मेरी तरफ से फुल मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में रडार फिर हम लोग मिलेंगे राणा साहब, डिस्कस करेंगे 3-4 महीने बाद कितना इफेक्टिव हुआ, उस समय ये इस पर हम लोग फाइनली रिमार्क कर देंगे। पर अभी फुल में से फुल मार्क बनते। फुल में से फुल। सिंह साहब, कितने मार्क्स? नहीं, मार्क्स तो फुल में से फुल हैं। बस यही डर है थोड़ा थोड़ा, जो दुबे साहब ने भी कहा है कि 4-5 महीने में ये हमें पता चलेगा कितना यूज हो रहा है, कितना मिसयूज हो रहा है। लाजिम सी बात है कि आप लोग चूंकि अदालतों में कानून को लेकर के जाते हैं, हम लोग देखते तो हैं, जाहिर है थोड़ा समय चाहिए, एक्सटोरेशन किया जाता है FIR के नाम पे, इस कानून को आजमाने के लिए, इसके बारे में सही राय देने के लिए। लेकिन मेरे दोनों मेहमान ये कहते रहे हैं कि यह बहुत ज़रूरी था, मोदी सरकार ने किया है, ये क्रांतिकारी ऐतिहासिक बदलाव है। इससे बहुत कुछ समाज के भीतर भी बदलेगा, जेलों के भीतर स्थितियाँ बदलेंगी, अदालतों के भीतर माहौल बदलेगा, पुलिस के भीतर का जो सिस्टम है वो बदलेगा। और यह बदलने के लिए एक व्यवस्था है जो आई हुई है, इसलिए यह दंड विधान नहीं है, न्याय विधान है। मेरे दोनों मेहमान इस बात सहमत हैं। आपने मेरे मेहमान दर्शकों के सामने अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों ने समझा होगा कि जो नया कानून आ रहा है अपराध का, वो उनकी खातिर कितना बेहतर है। अर्सत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।